हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर केस स्टडी विद मी। ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला फेस कैम वीडियो है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले कभी फेस कैम वीडियो बनाया नहीं। एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट्री में बनाने के लिए काफ़ी टाइम से सोच रहा था। फाइनली मैं 5-6 दिन की मेहनत के बाद मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिख ली है और काफ़ी ज़्यादा मेरे को मेहनत करना पड़ा इस डॉक्यूमेंट्री के लिए। सो लेट्स लर्न अबाउट ऑफ अजमल कसाब। 21 नवंबर 2008 को कराची के जेटी पोर्ट घाट से अल हुसैनी नाम का एक बोट रवाना होता है। इस बोट में मोहम्मद अजमल आमिर कसाब के अलावा इस्माइल खान, अबू डेरा इस्माइल खान, फादुल्ला, अब्दुल रहमान बड़ा और अबू अली, हाफिज अरशद, जावेद, शोयब, नाजिर अहमद जैसे 10 मिलिटेंट शामिल थे। लगभग 2 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद ये 10 मिलिटेंट 23 नवंबर 2008 को भारत के टेरिटोरियल वाटर में घुसते हैं। इंडियन वाटर में घुसते ही गुजरात के बाद पोरबंदर से लगभग 4-5 न्यूटिकल माइल्स दूर इन 10 मिलिटेंट की नजर एमवी कुबेर नाम की एक बोट पे जाता है और इस बोट में कैप्टन के अलावा 4 क्रू मेंबर्स थे। और इस चीज से अनजान ये 4 क्रू मेंबर्स बड़े ही आराम से मछलियां पकड़ रहे होते हैं। इनको यह नहीं पता था कि बहुत ही जल्द इनकी मौत इनकी ओर आ रहा है। और तभी एमवी कुबेर के कैप्टन को कुछ अनहोनी होने का संकेत मिलता है। उनकी नजर एक बोट पे जाता है और ये बोट उनकी ही ओर आ रहा होता है और ये वही 10 मिलिटेंट का बोट था जिसमें अजमल कसाब और उसके 9 मिलिटेंट साथी थे। कैप्टन को कुछ गलत संकेत मिलते हैं, इसीलिए वो अपनी बोट को वापस घुमाने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इन 10 मिलिटेंट का बोट एमवी कुबेर बोट के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था। करीब आते ही ये 10 मिलिटेंट जबरदस्ती एमवी कुबेर बोट पर चढ़ते हैं और उसमें से 4 क्रू मेंबर्स को अपनी बोट पर लेके आते हैं और कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को उसी बोट पर रखते हैं ताकि वह उन सबको मुंबई तक पहुंचा सके। लगभग 3 दिन बाद 26 नवंबर 2008 को ये 10 मिलिटेंट मुंबई से 4-5 न्यूटिकल माइल्स दूर पहुंचते हैं और वहां पर एमवी कुबेर बोट को रोककर अमर सिंह सोलंकी को बड़े ही बेरहमी से मार डालते हैं। ये 10 मिलिटेंट कैप्टन के 4 क्रू मेंबर्स को तो पहले ही मार चुके थे, लेकिन यह बात अमर सिंह सोलंकी को नहीं पता था। शायद इसीलिए कैप्टन ने उन 10 मिलिटेंट को मुंबई तक लेकर आए ताकि मेरे और मेरे क्रू मेंबर्स की जान बच सके। पर अमर सिंह सोलंकी को ये नहीं पता था कि ये 10 मिलिटेंट मुंबई में मौत का तांडव मचाने के लिए आए हैं। मुंबई से 4 न्यूटिकल माइल्स दूर अमर सिंह सोलंकी को मारने के बाद ये 10 मिलिट इन्फ्लेटेबल रबर बोट पर अपने आगे की यात्रा करते हैं। इन्फ्लेटेबल रबर बोट एक रबर की बोट होती है जिसमें 4 से 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं और ये 10 लोग थे, यानी कि इन्होंने 5-5 की टोली में 2 बोट किए थे। 2 बोट ये लोग पाकिस्तान से ही लेके आए थे एक्चुअल में, और उसी बोट में ये लोग अपने आगे की यात्रा करते हैं। इन 10 मिलिटेंट के पास काफी ज्यादा मात्रा में हथियार थे जिसमें 10 AK-47 सभी के लिए एक और उसके साथ 6 से 7 मैगजीन भी थी। 80 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड थे, 10 पिस्टल थी सभी के लिए एक 8 से 10 एक्सप्लोजिव थे जो कि जिसे हम बम भी कहते हैं, एक्सप्लोजिव। उन्होंने एक टैक्सी में भी फिट किया था जिस टैक्सी में अजमल कसाब और इस्माइल खान गए थे। और 10 से ज्यादा सैटेलाइट फोन्स थे और ये सैटेलाइट फोन लश्कर तैयबा के कंट्रोल रूम से कनेक्टेड थे। इन लोगों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था लश्कर तैयबा से बात करने के लिए ताकि वो इन सबको इंस्ट्रक्शन दे सके। लश्कर तैयबा ये नाम तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। लश्कर तैयबा जिसे आर्मी ऑफ द प्योर या आर्मी ऑफ द राइटर्स भी कहा जाता है, यह एक पाकिस्तानी बेस्ड इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। लश्कर तैयबा चाहता है कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में जोड़ा जाए। मुझे नहीं लगता कि उनका ये मकसद कभी जिंदगी में कामयाब होने वाला है। लश्कर तैयबा के मंसूबे यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चाहता है कि पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में इस्लामिक रूल स्थापित हो, जो कि आई थिंक कभी होने से रहा। लश्कर तैयबा ज्यादातर पाकिस्तान के गुजरानवाला, फैसलाबाद, लाहौर से यंग मेल कैंडिडेट को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। ये मेल कैंडिडेट अक्सर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास ना ही कोई अच्छी सिक्योर एजुकेशन होती है और ना ही कोई सिक्योर फ्यूचर होता है। इन मेल कैंडिडेट को अच्छी एजुकेशन और सिक्योर फ्यूचर के नाम पर हायर करने के बाद लश्कर तैयबा के बेस कैंप में लाया जाता है जो लाहौर से 30 किलोमीटर दूर 200 एकड़ में फैला हुआ है। इस 200 एकड़ में मदरसा, मार्केट, हॉस्पिटल, रेजिडेंस, फिश फार्म, एग्रीकल्चर ट्रैक शामिल है। यहाँ पर लाए गए हर एक मेल कैंडिडेट को रिलीजियस के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है और ये ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है कि ये रिलीजियस के नाम पर किसी को भी
मार सकते हैं। इन सभी मेल कैंडिडेट को ब्रेन वॉश के दौरान यह बताया जाता है कि जो अल्लाह के लिए शहीद होते हैं अल्लाह उसको जन्नत का द्वार खोलते हैं, मीन्स उसके लिए जन्नत का द्वार खोलते हैं। इन लश्करे तैयबा का यही कहना होता है, जन्नत तो छोड़ो, इन सबको कब्र भी नसीब नहीं होते। लश्करे तैयबा को यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने ऑलरेडी ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। पाकिस्तान ने भी इसे 2002 में बैन किया था, पर इसका फ्रंट ऑफ JUD अब भी वहां पर खुलेआम ऑपरेट करता है और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI भी इसे सपोर्ट करता है। अजमल कसाब और उसके 9 मिलिटेंट साथी भी इसी ग्रुप का हिस्सा थे। इन सभी मिलिटेंट को पाकिस्तान में बने अलग अलग बेस कैंप में ट्रेनिंग दिया गया था। 26 नवंबर 2008 को करीब रात के 8 से 8:30 के बीच ये 10 मिलिटेंट मुंबई के मच्छीमार बीच के पास पहुंचते हैं और वहां से अपनी पैकिंग करके निकल ही रहे होते हैं। तभी वहां पर खड़े एक व्यक्ति को इन पे शक होता है और इनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। उनमें से एक व्यक्ति अपनी फेक स्टूडेंट ID कार्ड दिखाते हुए बोलता है कि हम लोग स्टूडेंट है और यहाँ किसी काम से आए थे। ये सब बोलते ही ये 10 मिलिटेंट दो के ग्रुप में डिवाइडेड होके अपने टारगेट लोकेशंस पर चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इन 10 मिलिटेंट पे शक होता है, इसलिए वह मुंबई पुलिस को कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन देता है, पर पुलिस इस बात को काफी हल्के में लेती है, यानी कि ऐसी समझ लेती है इन सब चीजों को, और इसीलिए पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती। पुलिस को यह सब बहुत ही ज्यादा मजाक लग रहा था और इसका अंजाम मुंबई पुलिस को भुगतना भी पड़ा। ये 10 मिलिटेंट मुंबई के अलग अलग लोकेशंस पर अटैक करने के लिए 5 टीम बनाते हैं। मैंने इन सभी टीमों को टीम 1 से टीम 5 का नाम दिया है। टीम 1 में अजमल कसाब और इस्माइल खान थे। टीम 2 में अब्दुल रहमान बड़ा और अबू अली थे। टीम 3 में हाफिज अरशद और जावेद थे। टीम 4 में नाजिर अहमद और शोएब थे और टीम 5 में फहदुल्ला और अबू डेरा इस्माइल खान थे। इन 10 मिलिटेंट ने मुंबई के 6 अलग अलग जगह पर अपना लोकेशंस और टारगेट सेट कर रखा था, यानी कि पूरी प्लानिंग इन्होंने पहले से ही किया हुआ था। कब, कहां और कैसे अटैक करना है और कितने बजे अटैक करना था, ये पूरी प्लानिंग उन लोगों ने पहले से ही बना रखी थी। टीम 1 ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को 9:20 पर अपना टारगेट बनाया, जिसको ऑपरेट कर रहा था अजमल कसाब और इस्माइल खान। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर हजारों की तादाद में हर रोज लोगों का आना जाना रहता है। करीब लाखों लोग यहाँ से हर रोज सफर करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर अजमल कसाब ने जिस तरीके से दरिंदगी की सारी हदें पार की थी, वो अपने आप में ही हैवानियत का एक निशान था। वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरतें, भाई बहन, पिता, किसी को भी नहीं छोड़ा था। खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहा था और यहाँ पर इन दोनों ने एक्सक्लूसिव भी सेट कर रखे थे, जिसे बाद में डिफ्यूज किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर टोटल 60 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा व्यक्ति घायल भी हुए थे। अजमल कसाब और इस्माइल खान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकलने के बाद 10:30 पर एल्बस हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उस जगह को अपना टारगेट बनाते हैं। एल्बस हॉस्पिटल में जब इस्माइल खान और अजमल कसाब पहुंचे थे तो वो पीछे के रास्ते से पहुंचे थे। जो पुलिस फोर्स थी वो पहले ही एल्बस हॉस्पिटल में आ चुकी थी और वो आगे के रास्ते में नजर रखे हुए थे, लेकिन अजमल कसाब और इस्माइल खान तो पीछे के रास्ते से आए थे, इसलिए वह दोनों हॉस्पिटल के अंदर घुस सके थे। एल्बस हॉस्पिटल में टोटल 6 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड और 4 अलग लोग थे और 10 से 15 लोग घायल भी हुए थे। टीम 2 ने मुंबई के लियोपोल्ड कैफे को 9:40 पर अपना टारगेट बना, जिसको ऑपरेट कर रहा था अब्दुल रहमान बड़ा और अबू अली। लियोपोल्ड कैफे कोलाबा में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आए दिन हजारों के तादाद में लोग आते जाते रहते थे। यह लियोपोल्ड कैफे लोकल्स के बीच में काफी ज्यादा फेमस था और यही कारण था कि ये टेररिस्ट लियोपोल्ड कैफे को अपना टारगेट बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे जा सके। लियोपोल्ड कैफे में टोटल 10 लोग मारे गए थे और कुछ लोग घायल भी हुए थे। टीम 3 ने मुंबई के ताजमहल होटल को 9:30 पर अपना टारगेट बनाया, जिसको ऑपरेट कर रहा था हाफिज अरशद और जावेद। ताजमहल होटल कोलाबा में एक आइकॉनिक लग्जरियस होटल है जो इंडिया के इकोनॉमिक्स और कल्चरल सिग्निफिकेंस का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल होटल वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस होटल, क्योंकि जब आप ताजमहल के अंदर जाओगे तो वहाँ की जो डेकोरेशंस और वहाँ की जो बड़े बड़े हॉल्स है उसको देख के आपको अलग ही लेवल की फीलिंग आएगी। अभी के हिसाब से तो काफी ज्यादा अच्छा है। वहाँ पे खाना भी काफी ज्यादा महंगा मिलता है, खासकर मिडिल क्लास लोग तो वहाँ पे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बट जो सक्सेसफुल और बिजनेसमैन लोग हैं वो काफी
काफी ज्यादा जाते हैं और वहां पर ताजमहल होटल में ज्यादातर बिजनेस मीटिंग होती है। और 26/11 अटैक के वक्त वहां पर इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मीटिंग कर रहे थे। एक्चुअली उनको कुछ हुआ नहीं था। ताजमहल होटल में टोटल 10 लोग मारे गए थे, जिसमें कुछ वहां के स्टाफ भी थे और कुछ पब्लिक भी थी। टीम 4 ने ओबराय होटल को 9:45 पर अपना टारगेट बनाया, जिसको ऑपरेट कर रहा था शोएब और नाजिर अहमद। ओबराय होटल नरीमन पॉइंट्स पर एक और लग्जरियस होटल है जो फॉरेनर और बिजनेस ट्रैवलर के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। ओबराय होटल में टोटल 10 लोग मारे गए थे, जिसमें से कई तो फॉरेनर भी थे। टीम 5 ने नरीमन हाउस को 9:45 पर अपना टारगेट बनाया, जिसको ऑपरेट कर रहा था फहदुल्ला और अबू डेरा इस्माइल खान। नरीमन हाउस कोलाबा में एक जूई कम्युनिटी सेंटर था और यहाँ पर टोटल 6 लोग मारे गए थे। इन 10 मिलिटेंट ने जिस तरीके से मुंबई में अपना आतंक फैलाया था वो अपने आप में ही अविश्वसनीय था। हालांकि मैं इस स्पेशल वीडियो में सिर्फ अजमल कसाब के बारे में बात करने वाला हूँ। अजमल कसाब कैसे एक नॉर्मल पर्सन से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिटेंट बना और उसको किस तरीके से मिलिटेंट बनाया गया, जानेंगे हम अजमल कसाब के बारे में पूरा डिटेल। अजमल कसाब के बारे में जानने के लिए आपको मेरे साथ 38 साल पीछे चलना पड़ेगा। मोहम्मद अजमल आमिर कसाब का जन्म 13 जुलाई 1987 को पाकिस्तान के ओकारा डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में हुआ था। अब पंजाब का नाम सुन के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पाकिस्तान तो भारत में आता है, बट आप सबकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं 1947 में जब इंडिया और भारत का बंटवारा हुआ था तब पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा भारत के पास आया और एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया। एक पाकिस्तान का पंजाब बना और एक भारत का पंजाब बना। मोहम्मद अजमल आमिर कसाब अपने घर का दूसरा बड़ा बेटा था। अजमल कसाब का एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और 2 छोटी बहन थी। अपने घर का दूसरा बेटा होने के नाते अजमल कसाब के ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी थी। अजमल कसाब के फादर शवान कसाब फिरोजकोट में ही स्नैक्स की शॉप चलाया करता था, जिसमें वो पकोड़े बेचा करता था और उसकी मदर नूर इलाही एक हाउसवाइफ थी और फिरोजकोट में ही रहा करती थी। अजमल कसाब के परिवार का संबंध कसाब कम्युनिटी से था, जो ट्रेडिशनली ही कसाई का काम किया करते थे। इसी आधार पर उनको कसाब का टाइटल मिला। अजमल कसाब का एजुकेशन फिरोजकोट में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में उर्दू मीडियम से हुआ था, सिर्फ 4th क्लास तक ही, यानी कि वो सिर्फ 4th क्लास तक ही पढ़ पाया था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लश्कर-ए-तैयबा अपने ग्रुप में उन्हीं कैंडिडेट को शामिल करते हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अजमल कसाब भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही था, इसलिए वो सिर्फ 4th क्लास तक ही पढ़ पाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजमल कसाब के गाँव में एजुकेशन का लेवल बहुत ही ज्यादा लो था और उसकी फैमिली के पास उसे पढ़ाने के लिए फर्दर रिसोर्सेज नहीं थे। अजमल कसाब का बचपन बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी में गुजरा था और उसकी फैमिली को छोटी से छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था और यही कारण है कि अजमल कसाब ज्यादा नहीं पढ़ पाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजमल कसाब गुस्से वाला और रेबेलियस लड़का था जो अपने फादर के साथ हमेशा लड़ा करता था। 2005 के ईद उल फितर के वक्त अजमल कसाब अपने फादर से न्यू कपड़े की डिमांड करता है, पर फादर के पास पैसे न होने की वजह से अजमल कसाब को मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर अजमल कसाब अपने फादर से लड़ाई करके घर छोड़कर भाग जाता है। 2005 में अजमल कसाब जब घर छोड़कर जाता है तो उस टाइम वो सिर्फ 18 साल का ही था। घर छोड़ने के बाद अजमल कसाब अपने दोस्त मुजफ्फर लाल खान के साथ लाहौर और रावलपिंडी में पैटी क्राइम शुरू करता है, जैसे छोटी मोटी चोरी और आर्म्ड रॉबरी। दिसंबर 2007 में ईद अल अदा के दौरान अजमल कसाब और मुजफ्फर रावलपिंडी में वेपन्स खरीद रहे होते हैं। उसी दौरान उन दोनों की मुलाकात जमात उद दावा के मेंबर्स से होते हैं, जो बेसिकली लश्कर-ए-तैयबा के मेंबर्स थे। वे लोग उस टाइम पैम्पलेट्स और कश्मीर की आजादी के लिए डोनेशन मांग रहे होते हैं और ये चीज देखकर अजमल कसाब काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। कसाब और मुजफ्फर लश्कर-ए-तैयबा के मेंबर से उनके ऑफिस का एड्रेस मांगता है, जो कि रावलपिंडी राजा बाजार में था। ऑफिस पहुंचने के बाद मुजफ्फर और अजमल कसाब जिहाद के लिए साइन करते हैं और वहां बैठे रिक्रूटर्स ने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने का वादा किया। उन्होंने बताया कि हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे अगर आप हमारे टीम में यानी कि हमसे जुड़ते हैं तो। अजमल कसाब ने अपने एक इंट्रोगेशन में यह बताया था कि उसके फादर ने ही उसको लश्कर-ए-तैयबा को बेचा था ताकि उन्हें 1.5 लाख रुपए मिल सके, लेकिन इस चीज से अजमल कसाब के फादर ने डिनाई कर दिया था, यानी कि उसने बिल्कुल भी मना कर दिया कि ये झूठी खबर है, हमने इस चीज की डिमांड बिल्कुल भी नहीं की थी कि हम 1.5 लाख रुपए में हम अपने बच्चे को बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जुगनू मोहसिन ये क्लेम किया कि जब वह अजमल कसाब के घर गए तो उसकी माँ नूर इलाही ने ये कन्फेस्ट किया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो
गई थी, यानी कि उन्होंने बताया कि हमने अपने बच्चे को गलती से बेचा था। और आफ्टर मुंबई अटैक अजमल कसाब की फैमिली कहीं अचानक से गायब हो गई और दवन के रिपोर्टर्स ने ये क्लेम किया कि आफ्टर मुंबई अटैक 3 दिसंबर को अजमल कसाब की फैमिली कहीं अचानक से गायब हो गई थी। आई थिंक मेरे हिसाब से उनके गायब होने का मेन रीजन पाकिस्तानी ऑथराइज्ड होगा। अजमल कसाब के डिफेंस लॉयर ने कोर्ट में ये क्लेम किया कि अजमल कसाब एक सस्पेक्टेबल यंग मैन था जिसे लश्कर तैयबा ने ब्रेन वॉश किया था और उसका मेंटल स्टेट अटैक के वक्त काफी ज्यादा डिफेक्टिव था। लेकिन प्रोसिक्यूटर उज्जैन निगम ने उसे एक कैलकुलेटिव और ऑपरेटिव कहा क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर फायरिंग करते वक्त अजमल कसाब बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा था, जैसे कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा हो। 26/11 अटैक में 166 लोगों की जान गई, जिसमें सिविलियंस, सिक्योरिटी पर्सनल और फॉरेनर शामिल थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस अटैक में किसी ने अपने भाई खोए तो किसी ने अपने पिता। 26 नवंबर की रात मुंबई के लोगों के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक रात थी। आखिर इस अटैक में गलती किसकी थी? क्या मुंबई पुलिस की गलती थी जिसने कंप्लेंट होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया और इतनी बड़ी लापरवाही कर दी? क्या अगर उस दिन मुंबई पुलिस अगर अपना काम सही ढंग से करती तो इतने लोगों की जान जाती या नहीं जाती? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ तहव्वुर राना के पास हो सकता है। तहव्वुर हुसैन राना ये वही व्यक्ति है जिसने 26/11 जैसे अटैक को अंजाम दिया। ये पूरे अटैक का अकेला मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि इसमें तो बहुत सारे लोग शामिल है। तहव्वुर राना को 10 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड स्टेट ने भारत के हवाले किया था। मैं भारत सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा, तहव्वुर राना जिस सजा का हकदार है उसे वही सजा दिया जाए। मोहम्मद आमिर अजमल कसाब पर टोटल 80 चार्जेस लगाए गए थे, जिसमें सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 307 अटेम्प्टेड टू द मर्डर, सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, सेक्शन 121 वेगिंग वॉर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, सेक्शन 240 चीटिंग और 468 और 431 जैसे चार्जेस शामिल थे। इन 80 चार्जेस में मर्डर, टेररिज्म, वेगिंग वॉर, कॉन्स्पिरेंसी, फॉरगरी और इलीगल आर्म पोसेशन शामिल थे। इनमें से 5 चार्जेस में तो डेथ पेनल्टी का प्रोविजन था। अजमल कसाब ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी को मार्सो पिटीशन भेजी जो 5 नवंबर 2012 को रिजेक्ट हुआ। 21 नवंबर 2012 की सुबह 7:30 पर अजमल कसाब को यरवदा सेंट्रल जेल में फांसी दी गई और फांसी से पहले अजमल कसाब से उसकी आखिरी विश भी पूछी गई, जिसपे अजमल कसाब ने अपनी मदर नूर इलाही को यह इन्फॉर्म करने के लिए बोला। उसके मृत्यु के बाद इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन एक्स का नाम दिया गया था, जो कि टॉप सीक्रेट था। अजमल कसाब के फांसी के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया और यरवदा जेल में ही पाकिस्तानी रीति रिवाज के साथ उसे दफना दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने बॉडी क्लेम करने से मना कर दिया था। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हाई कमीशन को फांसी से पहले इन्फॉर्म किया था, बट पाकिस्तान का इस चीज पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अजमल कसाब के साथ 9 मिलिटेंट को तो पहले ही मार दिया गया था, सिर्फ अजमल कसाब ही जिंदा पकड़ा गया था और कहीं ना कहीं अजमल कसाब का जिंदा पकड़ा जाना भारत के लिए फायदेमंद था। 26/11 अटैक को बीते हुए 16 साल 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये दिन कोई नहीं भूल सकता। मैं गुजारिश करना चाहूंगा उन लोगों से जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसे कमाने के लिए कभी भी शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गलत तरीके से कमाए गए पैसे हमेशा गलत अंजाम लेके आते हैं। और दूर रहें ऐसे लोगों से जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई अजनबी। हमेशा सतर्क रहे और सही रास्ते पर चल के कामयाबी हासिल करें। आई नो, मुझे पता है ये उतना अच्छा वीडियो नहीं था, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करने की। मैं इम्प्रूव कर लूंगा, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग हमेशा 0 से किया जाता है, तो 0 से स्टार्टिंग करके हीरो बनने तक का सफर काफी ज्यादा इंजॉयिंग रहता है। मतलब आप अपने सफर को इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ काफी ज्यादा।